दोस्तों, आज हम टीटी 2020 के शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो जो अधिगम है उसका वक्र जो है वो कौन सा है, लंबवत नहीं होता है। मिश्रित वक्र जो होता है वो भी अधिगम का वक्र होता है। नतोदर ये भी अधिगम का वक्र होता है। उद्नतोदर ये भी अधिगम का वक्र होता है, लेकिन लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो जो बाल्यावस्था है हमारी, उसको जो है कोल एवं ब्रूस ने क्या है, विकास की संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इसको याद रखना, बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ये लास्ट वाला ऑप्शन इनकम्प्लीट रह गया है। तो देखो नहीं पूछ रहा है इसमें, तो ये भी है, ये भी है और ये भी, लेकिन इसका जो गलत ऑप्शन है वो क्या है, ये। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत ऑप्शन है, क्योंकि शिक्षक को हर एक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए समावेशी शिक्षा में। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। इसमें याद रखना आपको नहीं पूछ रहा है, भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, फोर्थ हमारा, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्लेक्सिया यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया जो होता है वो एक पठन विकार है। पठन विकार मतलब बच्चों को इसमें पढ़ने में बोलने में क्या होता है, कठिनाइयाँ होती हैं। तो डिस्लेक्सिया कैसा है, एक पठन विकार है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो संविधान के 86वें संशोधन जिसे 2002 में लाया गया था, इसके थ्रू क्या होता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, शिक्षा एक क्या बन गया, मौलिक अधिकार बन गया हमारा। अब आपको ये देखना है कि ये शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है, इसके थ्रू जो है वो हमारे संविधान में 21A जो अनुच्छेद 21A है उसको लागू किया गया था, लाया गया था। इसके तहत 6 से लेके 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो सरकार है, जो भी राज्य सरकार है, वो क्या करेगी, फ्री एजुकेशन देगी, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करेगी, फ्री शिक्षा देगी राज्य सरकार। ठीक है, साथ में देखो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, मैकडूगल थे। हाँ, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कहते हैं कि विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू, लगातार चलती रहेगी, इसलिए क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इसे हम बोलते हैं। निरंतरता का सिद्धांत कैसा है, ये विकास का सिद्धांत, अभी कभी न समाप्त होने प्रक्रिया का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चे की वृद्धि होती है वो किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से। जो वृद्धि है वो किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत होता है उसी को हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्बलन मतलब बच्चों को फीडबैक मिलता है। ठीक है, फिर से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पुनर्बलन दो तरीके होते हैं, नेगेटिव पुनर्बलन, पॉजिटिव पुनर्बलन। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अंतःप्रज्ञ अवस्था। ठीक है, जो अंतःप्रज्ञ अवस्था है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का क्या है, अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टॉल्ट पुनर्बलन की अनुसूची, पियाजे सारगर्भिता का नियम, थार्नडाइक अनुकूलन, स्किनर। तो देखो इसमें क्या होगा, पहले वाले का हमारा एनिमल इंटेलिजेंस जो किससे संबंधित था, ये हमारा था थार्नडाइक से संबंधित, तो ए का तीसरा होगा। ठीक है, बी वाले का देखो पुनर्बलन की अनुसूची किसने दी थी, ये स्किनर ने दी थी, तो इसका बी का चौथा हो जाएगा। तो अगर मैच करेंगे तो ये तीसरे वाले में ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। सी का क्या हो जाएगा, पहला। सारगर्भिता का नियम किसने दिया था, गेस्टॉल्ट ने। और बचा हुआ डी किसका हो जाएगा, डी का हो जाएगा दूसरा, पियाजे। अनुकूलन किसने दिया था, पियाजे ने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं वो अनुमूल्यन, अनुप्रयोग भी होता है, ज्ञान भी होता है, बोध भी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। जो हमारा अनुमूल्यन है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों को दंड देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये भी नहीं। बच्चों को परामर्श देना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है
वही समस्यात्मक बालक है तो उसके लिए बच्चे को परामर्श देना चाहिए अध्यापक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, पाठ्य से आगामी क्रियाएं मुख्य संबंधित हैं। तो पाठ्य से आगामी क्रिया होती है बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। ठीक है, बच्चे की पूर्ण रूप से विकास करना चाहती है पाठ्य से आगामी क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो जो बीएस ब्लूम है इन्होंने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। स्किनर ने भी किया था, कोहलर ने भी किया था, थार्नडाइक ने भी किया था। ठीक है, लेकिन जो बीएस ब्लूम है इन्होंने नहीं किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य। अवरोधन का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रुकावट। तो किसी बालक का एक से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या होता है? अवरोधन। जब बालक एक ही क्लास में एक से ज़्यादा साल तक रहता है तो उसे बोलते हैं अवरोधन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। 18, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो ये प्रस्तावना कौशल होती है। जब कभी भी कोई टीचर प्रस्तावना प्रस्तुत करता है तो वो पहले क्या करता है? बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है, पूर्व प्रश्न पूछता है, जिससे कि वो उनके पूर्व ज्ञान को जांचता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, प्रस्तावना कौशल क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो जो मानव विकास है वो कब से शुरू होता है? गर्भावस्था से। ठीक है, जब से बच्चा माँ के पेट में आता है तब तो उसका विकास शुरू हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है R.M. गने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है R.M. गने। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की व्यवस्था, यह कथन किसका है? यह कथन है स्टैनले हॉल का। ठीक है, तो जो किशोरावस्था होती है इसे हम टीन एज भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली कितने 12 से 18 साल के बीच मानी जाती है। और इस अवस्था को क्या बड़े संघर्ष तनाव की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, विरोध की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा? ये कथन दिया किसने? स्टैनले हॉल ने। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिभाओं को कितना समय लगता है? तो भारतीय प्रतिभा में कुल 36 मिनट लगते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लिए। सीखने का पटार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, जो उस समय स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है गेट सिवा अन्य का। ये सीधे आपको स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बताइएगा। मैं स्टेटमेंट्स का एक अलग से बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दिए हैं, उनकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही, इसलिए जो कहा है वो गिलफोर्ड ने कहा है। ये भी स्टेटमेंट है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान। बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास क्या हो? समान रूप से हो, तब होगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के लक्ष्य शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो देखो, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उनमें कौन सा संरचना उभयनिष्ठ कॉमन है? तो ये होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जो है वो दोनों में से, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में क्या होता है? कॉमन। बाल विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनुभव कहा है? शायद से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको याद रखना है, इसका हमने बाल्यावस्था पढ़ा था। ठीक है, बाल्यावस्था। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा को प्रत्यय दिया था? तो आपको याद रखना, बहुविमात्मक प्रज्ञा को जो प्रत्यय दिया वो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, गार्डनर ने जो है वो बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। किसने किया था? ये गार्डनर ने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था और कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? ठीक है, तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, तो ये कौन सी? आंतर प्रज्ञ अवस्था। ऑप्शन क्या है इसका? आंतर प्रज्ञ अवस्था। जो आंतर प्रज्ञ अवस्था है वो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर आपको जो है हमारा ये मतलब वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, जिससे कि हम और वीडियोज़ को क्या कर सकें, बना सकें आपके लिए। और आप इस हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं और बहुत सारी मोटिवेट मिलता है इससे मैं और भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए बना सकूँ टैट और सी टैट से रिलेटेड।
थैंक यू।